8. कोई अंदर आ रहा है। मैं और अथर्व मेरे बाप के रूम में अभी सिटी के सीसीटीवी पर नजर रखने वाले गैजेट्स देख ही रहे थे कि रूम डोर धीरे धीरे खुलने लगा। कौन है? जितने कॉन्फिडेंस से मैंने सवाल किया था उतनी ही बदतमीजी से मुझे रिस्पांस मिला। तेरी माँ है। क्या हो रहा है यहाँ? मैं और अथर्व दोनों घबरा गए। लिटरली हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मम्मी ऐसे डराओ मत। अरे मैं तुझे क्या डराऊंगी, मैं तो खुद डर गई थी। मुझे लगा तेरे पापा की आत्मा आई है जो धीरे धीरे किसी से बात कर रही है। क्या मम्मी, कुछ भी। आत्मा ऐसे दिन में क्यों आएगी? भाई वाह, कमाल की बात करता है तू। अरे आत्मा के लिए क्या दिन और क्या रात, वो तो कभी भी आ सकती है। पर पंडित जी तो बोले थे कि 13वीं करने के बाद आत्मा शांत हो जाती है। अरे वो तो नॉर्मल आत्माओं के लिए होता है बेटा। तेरे बाप की आत्मा 13 तो क्या 130 दिनों में भी शांत नहीं होने वाली। मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि मेरा इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर क्यों है। मम्मी आप प्लीज बोर मत करो, मैं और अथर्व कुछ इम्पोर्टेंट कर रहे हैं। बस बस रहने दो। तुम दोनों ने आज तक कुछ इम्पोर्टेंट किया है जो अब करोगे? जब भी कुछ इम्पोर्टेंट करने जाते हो तभी कुछ न कुछ बर्बादी ही कर देते हो। अथर्व हम दोनों के आर्गुमेंट से बहुत दूर निकल चुका था। वो कार कीज के बटन्स को बार बार प्रेस करके सीसीटीवी की लोकेशंस बदल रहा था। मम्मी प्लीज ना, जाओ आप। मुझे एक कप चाय पिला दे, फिर मैं चली जाऊंगी। कहाँ? अथर्व की मम्मी ने बुलाया है मुझे। तुम तीनों को वापस लाने में जो खर्चा हुआ है ना, उसका हिसाब करना है। कुछ भी, हम तो खुद आए। आपने तो बस मुंबई से दिल्ली तक। हाँ तो मुंबई से दिल्ली के पैसे नहीं लगते क्या? चल तू बहस मत कर, जा एक कप चाय बना, मैं तब तक तैयार हो जाती हूँ। मम्मी अपना ऑर्डर मारकर चली गई। मैं अथर्व को बच्चों की तरह कार कीज से खेलते हुए देखने लगा। भाई मत करिए चूतियापा, छोड़ दे इसे, बाद में देख लेंगे। ऐसे तेरी कुछ समझ नहीं आएगा। पार्थू बेटा, तुझे 100 बार कहा है कि बाप को चूतिया मत समझा कर। देख ये स्प्लिट स्क्रीन हुआ है, ये सीसीटीवी हनुमान मंदिर के सामने वाला है। अथर्व ने येलो बटन दबाकर टीवी स्क्रीन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर राइट कॉर्नर में हमें हनुमान जी की टॉल मूर्ति ही दिखाई दी। अबे हाँ यार, ये तो वाकई में अपना एरिया। मेरे इतना कहने की देर थी कि एक कबूतर सीसीटीवी पर बैठा और बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर उसने पॉटी कर दी। मनहूस है तू एक नंबर का, तेरे आते ही कबूतर के लूज मोशन हो गए, चूतिया। कोई नहीं, मैं चाय बनाकर आता हूँ। तू बिना किसी चीज को तोड़े चेक कर और अपने काम का क्या हो सकता है, ठीक है? अथर्व ने मुंडी हिला दी। मैं चला गया। मेरे जाते ही उसने बेड बॉक्स फिर से खोल दिया। उसने बहुत ध्यान से एक सामान को देखना शुरू कर दिया। अरे यार, ये क्या चूतियापा है? उसे लकड़ी के 2 छोटे से बॉक्सेस दिखे। अथर्व ने एक बॉक्स उठा लिया। उसके अंदर से धूल से सना हुआ एक चश्मा निकला। अथर्व ने चश्मा लगाया तो उसको दिखना ही बंद हो गया। भैंस की टांग, ये क्या बवासीर है? हैं? इतनी पावर? एक मिनट। अथर्व ने चश्मे के लेफ्ट साइड की डंडी पर एक बार टैप किया तो चश्मे के लेंस ने अपने आप फोकस सेट करके उसका विजन क्लियर कर दिया। ओ तेरी ऐसी की तैसी, ये तो बहुत कूल है भाई। अथर्व ने उसी चश्मे से टीवी देखा तो स्प्लिट स्क्रीन के हर सेक्शन पर उसे सीसीटीवी का नंबर, जीपीएस लोकेशन और जगह का नाम भी दिखाई देने लगा। ओए पार्थिव, पार्थिव जल्दी आ, देख ये तो गजब आइटम है यार। दरवाजा खुला ही था कि अथर्व भी चिल्लाया, जल्दी आ साले, देख। पर उसके बाद आधी मुंह में ही रह गई थी क्योंकि डोर पर मैं नहीं, मेरी माँ थी। क्या हुआ? ऐसा क्या दिख गया तुझे? क्यों चिल्ला रहा है? और तुझे इस कमरे में अकेला छोड़ा किसने? चल बाहर आ। अथर्व अपनी जगह से हिला भी नहीं। कुछ नहीं आंटी, वो बस मैं। क्या बस मैं? हाँ, और अंधेरे में चश्मा लगा के मीका सिंह क्यों बन रहा है रे? उतार इसे। अथर्व ने तुरंत चश्मा उतार दिया। सॉरी आंटी, वो वीडियो गेम मिल गया था ना तो। बस बस बकवास नहीं, चल बाहर आ। रूम से बाहर आना तो दूर, अथर्व उस रूम में कम से कम 1 महीने के लिए रहना चाहता था। पर मेरी माँ थी जो उसको तुरंत बाहर करना चाहती थी। अथर्व को एक शरारत सूझी। उसने आंखें बंद कर ली। अशोक अंकल, सॉरी, आंटी नहीं चाहती कि मैं आपकी बात मानूं, प्लीज मुझे माफ करना। मेरी मम्मी ने उसे फुसफुसाते हुए सुना तो दरवाजे से एक कदम पीछे हट गई। ये क्या बड़बड़ा रहा है तू? कुछ नहीं आंटी,
अतर मेरी मम्मी के पास आया और रूम से बाहर निकलने से पहले बिल्कुल सीरियस फेस बनाकर धीरे से बोला, धीरे बोलिए, अंकल सब सुन रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके रूम में ही रहें। अगर हम उनकी परमिशन के बिना बाहर निकले तो वो पूरे घर में आ जाएंगे। ये क्या बकवास कर रहा है रे तू? वो मुझे डरा रहा है ना? नहीं आंटी, अभी चलिए यहाँ से। एक बार आप भी रूम के अंदर आ गई तो अंकल बाहर नहीं जाने देंगे। तब तक मैं चाय बना के ले आया था। मैंने मम्मी को टैप किया। कौन है? क्या हुआ? मैं हूँ, चाय लाया हूँ। आप ही ने तो मांगी थी। मम्मी ने 1 सेकंड मुझे देखा, फिर चाय को देखा, फिर मेरे हाथ से चाय ली और एक थप्पड़ मारा। जा मर अपने बाप के कमरे में और अपने दोस्त को समझा ले कि मेरे सामने ये सब फालतू की बातें ना किया करे। मम्मी चाय लेकर बाहर वाले कमरे में चली गई। मैंने अथर्व की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। जब उसने मुझे मम्मी के डरने का रीजन बताया तो मैं भी स्माइल करने लगा। वो सब छोड़ यार, ये क्लासेस तो बड़े काम के हैं। इससे हम उस आदमी के बच्चे को ढूंढ सकते हैं। लेकिन वो साला हमें देगा क्या? घंटा? अबे वो हमें पब्लिसिटी देगा। मैंने एक MBA को सुना था TEDx पर। उसने बताया था कि प्रोडक्ट और सर्विस जैसी भी हो, अगर आपकी पब्लिसिटी बढ़िया हो गई ना तो आपके बिजनेस को चलने से कोई नहीं रोक सकता। तो पब्लिसिटी करेगा कौन और कैसे करेगा? बैटरी रिक्शा पर लाउड स्पीकर लगवा के घूमेंगे क्या कि लो भाई हमने एक चूतिया के नशेड़ी बच्चे को ढूंढ निकाला है? साउंड्स फनी। वैसे भी गर्मी आ रही है, गांड फट जाएगी बैटरी रिक्शा से घूमने में। देख, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम लड़के को ढूंढते हैं, फिर पब्लिसिटी का सोचेंगे और फिर अपने बिजनेस का, समझा? हाँ क्यों नहीं। और तब तक श्रेया 2 बच्चे कर चुकी हुई तो? भोसड़ी के मनहूस बातें करेगा तो चप्पल से मारूंगा। एक ही चप्पल है तेरे पास, मारने में टूट गई तो न्यू कैसे लेगा? सुन मेरा बिजनेस आइडिया, हम दोनों का भला हो सकता है इससे। बता। अतर ने तब तक बैग से वैसे ही एक और बॉक्स निकाल लिया। उसमें भी ऑलमोस्ट सेम कलर का ही चश्मा निकला। ये गॉगल्स वैसे भी बड़े मस्त हैं यार। ऐसे दिन में पहन के निकलेगा तो मजा आ जाएगा। हीरो लगेंगे, हीरो। सही कह रहा है तू। भोसड़ी के हीरो तो लगेंगे, लेकिन गलती से लेफ्ट साइड वाला बटन मत दबा दियो, वरना दिखना ही बंद हो जाएगा। उसके कहने की देर ही थी कि मैंने चश्मे की लेफ्ट साइड वाली डंडी पर टच किया तो मुझे पहले से बेटर दिखने लगा। क्या बात कर रहा है, मुझे तो बल्कि क्लियर दिखने लगा। अथर्व ने 1 सेकंड तक सर खुजाया, फिर मेरी आंखों से चश्मा नोचकर अपनी आंखों पर लगा लिया। ओ भाई, ये क्या ड्रामा है? ऐसा लग रहा है मक्खी की आंखों में देख रहा हूँ। ओ नो, ओ बेंचोद। नौटंकी क्यों कर रहा है? सीधे बोलना। मेरे बाप ने इन चश्मों को मेरी आई साइड के हिसाब से बनाया था भाई चूतिए। तभी बाहर से मम्मी की आवाज आई। पार्थिव, मैं जा रही हूँ। 2 रोटी रखी है रसोई में, ये आया है ना, इसको दे दे। क्या यार, 2 मिनट मम्मी मुझे चैन नहीं लेने देती। कौन आया है, किसे रोटी दे दूं? आता हूँ। बंदर होगा। तेरे पापा नहीं रहे ना तो मम्मी ने सोचा होगा कि उनके नाम की रोटी बंदर को दे देती हूँ। मेरी मम्मी भी दादा की रोटी। अथर्व को रियलाइज हुआ कि मैं उसे घूर रहा था। वो चुप हो गया। मैंने कुछ सेकंड्स तक और घूरा और फिर बाहर आ गया। देखा तो वही रिक्शा वाले भैया थे। शेखर सुमन नाम था ना आपका? भैया राकेश सुमन। हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें अपना बेटा चाहिए। रोटी खाने के लिए दे रही थी मम्मी, पालने के लिए नहीं। एनीवेज, अथर्व बाहर आ। यही है वो डार्लिंग भैया जिनका बेटा खोया है। घर में घुसते ही सबसे पहले मेरा रूम पड़ता था, इसलिए मैंने उन्हें अपने ही रूम में बैठा लिया। सरप्राइजिंगली अथर्व 1 गिलास पानी लेकर आया और उनको दे दिया। तुझ में इतने मेहनत कहाँ से आए बे? अब मैं वो चूतिया कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ जो किटी पार्टी के समोसे खाता था। अब मैं बिजनेसमैन बन रहा हूँ और ये अपना पहला क्लाइंट है। चलिए भैया, अपने बेटे का फोटो, उसका नाम, उसकी एज, उसकी डिटेल सब बताइए वो कौन कौन से नशे करता है और कितनी लड़कियों के साथ घूमता है। अथर्व, एक डायरी ले और नोट कर। अथर्व ने मेरी तरफ देखा। अबे पागल है क्या? अगर मैं नोट करूंगा तो मैं खुद ही नहीं पढ़ पाऊंगा, तू नोट कर। पानी पीते ही राकेश बोला, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद भैया। अरे पानी पिलाना तो गुड डीड ऑफ द डे होता है भैया, इसमें कैसे थैंक यू? पानी के लिए नहीं, हमरे बच्चे को ढूंढने के लिए आप राजी हुए उसके लिए। अभी सिर्फ राजी हुए हैं, ढूंढा नहीं है, और बदले में फीस लेंगे आपसे। फीस? फीस कैसे, मतलब हम कहाँ से देंगे फीस? ओहो, फीस का मतलब हर बार पैसा ही नहीं होता है।
राकेश सुमन ने एक बार मुझे फिर एक बार अथर्व की तरफ देखा। अथर्व को भी उसी टाइम गर्मी लग रही थी तो उसने टी शर्ट उतार कर सोफे पर फेंक दी और मेरे बेड पर बैठ गया। भैया हम उस टाइप के आदमी नहीं हैं, आप पैसा बताइए, हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे करके चुका दें। हैं? किस टाइप के आदमी? भैया हम गांड नहीं मरवाते, सच कह रहे हैं। वो बेचारा इतना वीक और गिड़गिड़ाती आवाज में हाथ जोड़कर बोला कि मुझे तरस आ गया और अथर्व को हंसी आ गई। वाह बेटे, क्या क्लाइंट मिला है पहला, शाबाश। चल अंकल, हम भी इंटेंशनली नहीं मरवाते, आपसे जो पूछा है वो बताओ, अपने बेटे की डिटेल्स दो। अथर्व ने मेरा फोन उठा लिया और उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। राकेश सुमन ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोलना शुरू किया। जी भैया, हमरा लड़का दिनेश सुमन, रंग सांवला, कद 4 फुट 10 इंच, माथे पे एक निशान है, उम्र कोई 13 साल तो होगी ही, 1 महीना से लापता है, ढूंढने वाले को 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हैं? क्या बक रहे हो अंकल? इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट निकलवाया था उसी को मन मन में पढ़ रहे हैं। राकेश जी, आप मुझे वो पैम्पलेट दिखाइए, उसमें बच्चे की फोटो भी होगी। राकेश सुमन ने पिंक कलर की एक पैम्पलेट मुझे दिखाई। उसमें जिस बच्चे की फोटो छपी थी उसे मैंने देखा था। मैंने आंखें बंद की और जरा सा दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि इस बच्चे को कहाँ देखा था। मैं जानता हूँ आपके बेटे को,